गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ एंड दिस इज़ रिलेटेड टू IBACIO इंटरव्यू प्रिपरेशन। और यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दे आर रिलेटेड टू द करंट अफेयर। ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है ऑन वेनेसडे एंड ये टॉपिक उसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज़ वी आर गोइंग टू रीड 3 टॉपिक्स टुडे एंड दे आर वेरी मच in the news because of the unfortunate incident happened on Wednesday, that is the Mi-17V5 chopper crash in which our CDS General Bipin Rawat and his wife along with other 11 personnel were on the board, and out of them 12 had died and one Captain Varun Singh, Group Captain Varun Singh, is in the hospital. So I'm going to discuss regarding that only, but not the incident, but I'm going to relate it to some static news which they might ask you in the interview, and it is very high probability that they are going to ask you. ठीक है, तो आप इनको पढ़ लोगे तो आपके ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, और जैसे ही कवर हो जाएंगी देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. Now what we are going to read is we are going to read CDS, we are going to read IBG, and we are going to read about theater command. What is CDS? CDS is the Chief Defense of Staff. What is IBG? Integrated Battle Group and theater command. ठीक है, why we are discussing it? Because the Chief of Defense Staff General Bipin Rawat, his wife Madhulika Rawat, and 11 other personnel were on the board IFA Mi-17V5 chopper which was crashed इन तमिलनाडु कोनूर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. द होल नेशन वॉज शॉक्ड while लर्निंग अबाउट दिस इंसिडेंट एंड वी वर हैविंग सो मच ग्रीफ. मतलब मुझे भी इतना दुख लग रहा था, मैं पूरे दिन उस चीज़ को देख देख के ही बहुत दुखी हुआ. आई एम श्योर जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं दे मस्ट बी शॉक्ड ऑल्सो. ये इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था. द हाइस्ट मिलिट्री रैंक ऑफिसर डाइड इन द क्रैश. ठीक है, तो इसका रेलेवेंस यहीं पे है. तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम इसके वो डिस्कस करेंगे. हम सबसे पहले पोजीशन को डिस्कस करेंगे. जनरल बिपिन रावत कौन सी पोजीशन पे थे इन द इंडियन आर्मड फोर्सेस? तो सबसे पहले जो CDS की पोस्ट थी उनकी, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो रिसेंटली ही बनी हुई है ये पोस्ट. ठीक है, ये पहले कभी पोस्ट नहीं थी, ये रिसेंटली बनी गई है. और इनके सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ऑफ इंडिया वॉज जनरल बिपिन रावत. ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्स एक मिलिट्री हेड है एंड ही इज़ द चेयरमैन. ये चेयरमैन होते हैं एक कमेटी के जिसमें तीनों चीफ होते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के, और CDS भी होते हैं. एंड दैट कमेटी में चेयरमैन होते हैं CDS. ठीक है, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक सीनियर मोस्ट एंड हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं एंड ही इज़ एक्टिव इन द ड्यूटी वाला जो भी CDS होगा वो. एंड ही इज़ द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर एंड चीफ मिलिट्री एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, एंड टू बी प्रिसाइज कहोगे तो प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और जो CDS होते हैं वो एक नया डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर. ठीक है, ये क्रिएट किया गया था फॉर रिफॉर्म्स. ठीक है, ये रिफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया था, तो इसको भी हेड करते हैं CDS. ठीक है, तो हु वॉज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडियन आर्मड फोर्स? जनरल बिपिन रावत. ही टुक द ऑफिस ऑन 1 January 2020. ठीक है, और अभी उनका टेन्योर बाकी था 1 साल और, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन अ क्रैश एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग टू होल नेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लिए. नाउ क्या हुआ था कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है एंड इट वाज इन द न्यूज़. वहाँ पर जब जनरल बिपिन रावत वाज इन द आर्मी चीफ थे, उन्होंने यहाँ पर एक बार 2017 में इस चीज़ को लेके डिस्कस किया था. ठीक है, तब सबके न्यूज़ में आ गया था कि इट समथिंग लाइक IBG भी कुछ होता है. तो IBG होता क्या है और क्यों बनाया गया है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले IBGR एक ब्रिगेड साइज की एक एजाइल एंड सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि एक ब्रिगेड साइज की
फॉर्मेशन होती है जिसमें बहुत इन्फेंट्री के सोल्जर और बहुत एक सब कुछ होता है उसमें, मतलब एक आर्मी को छोटा करके एक छोटा सा ग्रुप बना दें जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी सब कुछ हो सकता है, सब रिसोर्स हों, तो वही एक आईबीजी बन जाता है। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये बहुत जल्दी से अटैक करने के लिए काम आती है। ये फॉर्मेशन है, इसको हम जल्दी से मूव कर सकते हैं, मूवमेंट इसका बहुत जल्दी हो सकता है, और साथ साथ में इसको हम अपने एडवर्सरी के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आईबीजी है वो बहुत टेलर मेड है, मतलब खुद से बनाई गई है कि जो हम थ्रेट देखते हैं उसके टरेन क्या है उस एरिया के, एंड उसके टास्क क्या है, उसके बेस्ड पे बनती है। तो 3T यूज़ होता है टू फॉर्म आईबीजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें क्या है कि ये इतना ये कॉम्बो होता है, इंटीग्रेटेड होता है कि इसको हम 12 आवर से 48 आवर के बीच में हम इसको मोबिलाइज कर सकते हैं विद इन द आवर, जहाँ पर भी हमें पहुँचाना है। ठीक है, आईबीजी ऑपरेट कर सकता है इन अ डेजर्ट, नीड टू बी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, जैसा कि हम आईबीजी माउंटेन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि एक होलिस्टिकली इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, जितने भी आर्म्स हैं, जितनी भी आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर ब्रिगेड का एक छोटा सा वर्जन बना के, जहाँ पर हम अच्छे से उनकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, एफिशिएंसी ला सकें, और एक मॉडर्न फोर्स जो एक एडवर्सरी को एक अचानक से बहुत अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि वाइल अ कमांड इज़ द लार्जेस्ट, इंडियन मतलब आर्मी में सबसे बड़े कमांड होती है, तो डिफाइन द ज्योग्राफी, अ क्रॉप इज़ द लार्जेस्ट मोबाइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें डिवीजन, ब्रिगेड, कमांड, कोर होती है। तो जो कोर होता है ना वो लार्जेस्ट है मूव करने के लिए। ठीक है, और टिपिकली 3 कोर मिलके बनाती हैं, है ईच कोर मतलब एक कोर मिल होती है, उसमें 3 ब्रिगेड होती हैं। ठीक है, तो जो आइडिया था आईबीजी के लिए वो ये था कि आईबीजी को हम रीऑर्गेनाइज करके हम इनको आईबी बना देंगे। ठीक है, आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना देंगे, जो कि एक ब्रिगेड साइज होगी जिसके पास सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे, जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, और ये सब मिल के उस टेरेन और वहाँ पर जो टास्क है वो दिया जाएगा। अब आईबीजी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव पर्पस। वाइल दी ऑफेंसिव जो आईबीजी होगा वो क्विकली मोबिलाइज कर सकते हैं और हम एनिमी टेरिटरी में जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। वाइल दी जो डिफेंसिव आईबीजी होगा वो होल्ड ग्राउंड करेगा एट वर्नेबल पॉइंट, और एनिमी को जो भी एक्शन आएंगे उनको टैकल कर पाएगा। ठीक है, ज़रूरत क्या हुई हमें आईबीजी बनाने की? तो जब हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो इंडियन मिलिट्री ने अंडरटुक किया था मैसिव मोबिलाइजेशन। क्या हुआ था? जैसे अटैक हुआ था तो न्यूज़ चल रही थी कि बहुत सारा आर्मी सीधे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहा है, एंड दे आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान। और वहाँ पर पता चला कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होता है कि हमें सरप्राइज़ देना है अपने एनिमी को, वो वहाँ पर रह गया। और उसके चलने के बाद थोड़ी अपने लूप होल पता चले, एंड देन वी स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग दिस काइंड ऑफ आईबीजी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। और ये एग्जिस्टेंस में, नॉलेज में एक्नॉलेज किसने किया था? जनरल बिपिन रावत। कब किया था? जनवरी 2017। एंड दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। जनरल बिपिन रावत ने यहाँ पर किया था दिस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में, एंड इट इज़ रिलेटेड टू दैट, एंड दिस वॉज इन द न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आईबीजी तो पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर से मैंने क्लिपिंग उठाई है, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट द आईबीजी क्या है। तो यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जो मैंने पहले डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ आईबीजी, व्हाई इट इज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसको बनाया क्यों गया है, और हमें क्या नीड है, हम ऑफेंसिव या डिफेंसिव कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब होपफुली आप समझ गए होंगे। नाउ दिस न्यूज़, ये जून 2021 की एक क्लिपिंग मैंने उठाई है न्यूज़पेपर से, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने एक थिएटर कमांड के लिए एक मीटिंग चेयर की थी। ठीक है, अब ये जनरल बिपिन रावत का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे थे वो ये थे कि वो इंडिया में थिएटर कमांड ला सकें, एंड ही वॉज वेरी मच इन टू दिस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इन दी न्यूज़। ठीक है, और दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, तो जो
थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 से आते चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी आता चल रहा था। और बहुत सारी जो मेजर वर्ल्ड की कंट्री हैं जैसे कि चाइना, रशिया, यूएस, यूके, इनके पास इन्होंने पहले से ही कॉन्सेप्ट ये अपना रखा है, थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट। और मोस्ट ऑफ जो थिएटर हैं उनके बेस्ड ऑन है ग्लोबल आउटलुक, ठीक है, बाहर कैसे चल रहा है वो। और जो चाइना है ना, वो लेटेस्ट है, इन्होंने अभी अभी थोड़े साल पहले ही ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया है। नाउ दे हैव अ थिएटर कमांड, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दी थिएटर कमांड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो करंट स्टेटस क्या है, उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रपोजल क्या चल रहा है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ थिएटर कमांड एंड आर्गूमेंट इन द अगेंस्ट ऑफ थिएटर कमांड, ठीक है। तो थिएटर कमांड होता क्या है? एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एनसीवेज करता है अ यूनिफाइड कमांड ऑफ 3 सर्विसेज अंडर अ सिंगल कमांडर फॉर अ जोग्राफिकल थिएटर एरिया दैट इज आर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब कि जैसे हम एग्जांपल लें तो अगर चाइना की तरफ, ठीक है, चाइना की तरफ अगर हम अपने इंडिया में देखें, नॉर्थ में अगर हम चाइना की तरफ देखें तो एक नॉर्दर्न वेस्टर्न कमांड हो सकता है जो कि चाइना को देखेगा। जोग्राफिकल एरिया क्या हो गया? चाइना के बॉर्डर की तरफ। सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम एक यूनिफाइड कमांड बनाना चाहते हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर हम अभी जो है हमारा सिस्टम, तो अभी क्या है कि एयरफोर्स अपने हिसाब से काम करता है, नेवी अपने हिसाब से काम करती है, एंड इंडियन आर्मी इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है। कभी कभी हम रिसोर्स जो हमारे पास होते हैं उसका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का ये पर्पस है कि वो ऑल 3 आर्मर्ड फोर्सेस हैं, जो भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको एक साथ लाके उनके रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सके, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा स्मूथली हो, और हम अपने हॉस्टाइल नेशन को अच्छे से सबक सिखा सकें, ठीक है। यही पर्पस होता है। और इनका एक ही कमांडर होगा, एक सिंगल कमांडर होगा। ही कैन बी फ्रॉम आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, डजेंट मैटर, ठीक है। और द कमांडर ऑफ फोर्स विल बेयर ऑल रिसोर्स, मतलब उसके आर्मी, अगर मान लो एयरफोर्स का है ऑफिसर, ही इज़ द कमांडर, बट ही हैज़ ऑल द राइट्स, जो भी रिसोर्स हैं फ्रॉम आर्मी, नेवी उसके पास, और वो उनको कमांड कर सकता है हाउ, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट दे हैव टू डू। तो ये ध्यान रखिए। तो ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होंगी वो इंडिविजुअल सर्विसेज के लिए आंसरेबल नहीं होंगी। जैसे कि इन तीनों में एक थिएटर कमांड हमने बना दी, नॉर्थ वेस्टर्न थिएटर कमांड ना, उसमें आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, ठीक है, मान लो। तो अगर उसमें जो आर्मी का फॉर्मेशन है वो इंडियन आर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग द थिएटर कमांडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ द इंटीग्रेशन और जॉइननेस ऑफ द फोर्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या होता है, अलग अलग होते हैं तो अलग अलग रिसोर्स की बात करते हैं। तो एक बार रिसेंट में न्यूज़ भी आया था कि जब हम हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे अपाचे वाले, तो आर्मी कह रही थी हमें भी चाहिए, एयरफोर्स कह रही है हमें भी चाहिए, तो डुप्लीकेशन हो जा रहा है, सबके पास अलग अलग हो जा रहा है। दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग हाईली, मतलब एफिशिएंसी उसमें कमी हो जाती है, इसलिए हम ये ला रहे हैं, ठीक है। अब ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था? एक सेतकर, लेफ्टिनेंट जनरल सेतकर थे, एंड ही वो चेयर कर रहे थे एक कमेटी को। उन्होंने रिकमेंड किया था कि वी शुड मेक 3 थिएटर कमांड्स, नॉर्दर्न फॉर द चाइना बॉर्डर, वेस्टर्न फॉर द पाकिस्तान बॉर्डर, एंड साउदर्न फॉर मैरीटाइम रोल, मतलब जो समुद्र का रोल है उसके लिए। अब नाउ करंट स्टेटस इंडिया में क्या है? तो इंडिया में अभी मिलिट्री कमांड 19 है, ठीक है। उसमें 17 ऑफ देम आर सर्विस ओरिएंटेड, ठीक है। उसमें से भी आर्मी और एयरफोर्स के पास 7 ईच कमांड है, और नेवी के पास 3 है, तो 7 14 + 3 हो गए 17। नाउ 2 कमांड है वो इंटीग्रेटेड है, वो हैं, एक तो ट्राई सर्विस कमांड है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। ये हम आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि दे आर गोइंग टू आस्क यू इफ वी हैव अ ट्राई सर्विस कमांड, वेयर इट इज़ लोकेटेड, देन आंसर शुड बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड द सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब स्टैटिक फोर्स कमांड क्या होती है? इट लुक आफ्टर दी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, ठीक है। इंडिया के पास जो न्यूक्लियर है ना, उसको ये देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड याद रखो, कोई भी कहेगा कि न्यूक्लियर आर्सनल इंडिया के कौन लुक आफ्टर करता है, कौन सी फोर्स, तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। इसमें नेवी भी होती है, एयरफोर्स भी होते हैं, आर्मी के भी ऑफिसर होते हैं, जवान भी होते हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस।
नाउ अब हमारा जो एम क्या है, प्रपोजल में एम क्या है कि हम इन 17 कमांड जो इंडिविजुअल कमांड है उनको हम 4 से 5 में थिएटर कमांड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जो हमारा जो अभी प्रपोजल है उसके हिसाब से, जो मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, उसके हिसाब से क्या है, हम 5 थिएटर बनाएंगे। एक है नॉर्दर्न लैंड थिएटर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सेंट्रल सेक्टर, जो चाइना की तरफ बॉर्डर है उस सेंट्रल सेक्टर को, हिमाचल उत्तराखंड, उसको ये देखेगा, ठीक है। एक है वेस्टर्न लैंड थिएटर, ये प्रॉपर पाकिस्तान सेंट्रिक होगा, पाकिस्तान को लुक आफ्टर करेगा। एक ईस्टर्न लैंड थिएटर, इट विल लुक आफ्टर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसके सिक्योरिटी कंसर्न। वन इज मैरिन टाइम थिएटर कमांड, वन इज एयर डिफेंस कमांड, ठीक है। अब ये जो मैरिन टाइम थिएटर कमांड है और एयर डिफेंस कमांड है, दे आर गोइंग टू कम फर्स्ट, सबसे पहले यही रोल आउट होंगे, देन अदर 3 रोल आउट होंगे, ठीक है। अब जो एयर डिफेंस कमांड है उसमें क्या क्या होगा, उसमें इंटीग्रेट करेंगे हम ऑल दी एसेट्स ऑफ आर्मर्ड फोर्स, वाइल मैरिन टाइम थिएटर कमांड में क्या करेंगे, इसमें हम नेवी को भी लाएंगे, कोस्ट गार्ड को भी लाएंगे, एज वेल एज दी कोस्टल फॉर्मेशन ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है। ऑन लैंड पे आर्मी नॉर्दर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड जो अभी है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 to 5 थिएटर कमांड में, वैसे 3 थिएटर कमांड में ही कन्वर्ट होगी। तो ये हमें याद रखना है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी आर्ग्यूमेंट, क्या ये थिएटर कमांड फेवर में क्यों है, उनसे रिलेटेड पॉइंट, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी अगेंस्ट व्यू क्या है इसके, ठीक है। तो फेवर में क्या क्या है, देखो इंटीग्रेशन जो थिएटर कमांड का आंसरेबल नहीं होगा इंडिविजुअल सर्विसेज से, ही विल बी फ्री टू ट्रेन, इक्विप एंड एक्सरसाइज हिज कमांड। इससे क्या होगा, जो फोर्स में होगा वो कोहेसिवनेस आ जाएगा, केपेबल हो जाएंगे वो, जो भी उनको गोल दिया जाएगा, एक एफिशिएंसी आ जाती है, ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन आ जाता है, तो हम एक अच्छे से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो दे विल बी एबल टू अचीव द डेजिग्नेटेड गोल, ठीक है। और जो उनका लॉजिस्टिक रिसोर्स होगा उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके जो हमारा थिएटर का कमांडर होगा उसके अंडर होगा, तो वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाएगा, एंड दैट विल हेल्प टू अचीविंग आवर गोल्स, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट दिया है, इन दिस कॉन्ट्रास्ट द मॉडल ऑफ सर्विस स्पेसिफिक कमांड, जैसे कि इंडिया करंटली है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अपने अपने कमांड हैं, लेकिन अगर कल को वॉर हो जाती है तो जो ऑपरेशन होता है ईच ऑफ 3 सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल, मतलब कि क्या होता है, मान लो कल को वॉर छिड़ गई तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनको कंट्रोल रहेगा, आर्मी को चीफ कंट्रोल रहेगा, ऑन दैट बेसिस पे वहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो जाता है, और उस कारण कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है। इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ड्यूरिंग द बालाकोट स्ट्राइक, जब एक हेलीकॉप्टर एंड मतलब फ्रेंडली फायर में इट वाज शॉट डाउन, ठीक है। तो अगर वो वहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता तो आई थिंक वहाँ पर बहुत फ़ायदा होता। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द अगेंस्ट ऑफ द थिएटराइजेशन। तो देखो सबसे पहले क्या है, देयर इज़ हैव बीन नो ओकेजन, एक्चुअल वॉरफेयर में ऐसा कोई भी ओकेजन नहीं है व्हेन 3 सर्विस हैव नॉट ऑपरेटिव विद द कमांड। मतलब कि देखो यार, अब देश के खिलाफ अगर कभी भी लड़ाई हुई है तो हर एक चाहता है कि वो देश के लिए कुछ करे और जीते वॉर, तो वहाँ पर जो भी सर्विस होती हैं वो आपस में हमेशा कोऑर्डिनेशन करेंगी ही करेंगी, बिकॉज इट इज़ अबाउट द कंट्री नॉट अबाउट एनी फोर्स, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया फेरे लैंड वॉर एंड मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वॉर और डिस्टेंस पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल आउट वॉर होना अब बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है, छोटे से कॉन्फ्लिक्ट होना ही चांस है। और साथ साथ में अब क्या है, सिंस दिस इज़ अ डिजिटल एज, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है, वी कैन ब्रॉड द कम्युनिकेशन ईजिली, और कंसिडरेशन स्पेटियल डिस्टेंस, देयर इज़ नो नीड ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसके बाद क्या है, डोमेन नॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड फोर्स कमांडर इज लाइकली टू बी लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब जैसे कि मान लो हमने एक थिएटर कमांड बनाया नॉर्दर्न वेस्टर्न थिएटर कमांड, ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न लैंड थिएटर कमांड, उसके चीफ हमने बना दिए एयरफोर्स के, तो उनके पास एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। द कमांडर ऑफ दैट थिएटर विल हैव इमेंस नॉलेज इन एयरफोर्स बट हैव अ लिमिटेड नॉलेज इन आर्मी एंड नेवी, समझ रहे हो, तो दैट विल माइट बी अ ऑब्स्टिकल, ठीक है, फॉर द एफिशिएंसी, समझ गए। तो होपफुली मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है,
आई होप कि आपको समझ भी आ गया हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर ये इस ग्रुप की आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैंने दिया है टेलीग्राम का ग्रुप का। एंड इफ़ यू वांट टू गिव मॉक, ठीक है, मॉक इंटरव्यू, सो वी आर टेकिंग अ मॉक इंटरव्यू। बहुत ही मिनिमल फीस है, 499 रुपीज़ की। एंड यू विल हैव अ 2 मॉक, ठीक है। 2 मॉक का रीज़न मैंने पहले भी बताया, लेट मी टेल यू अगेन। देखो, पहला मॉक जो होता है ना, वो आप प्रिपेयर करके कितने भी आओ, तो उसके लिए जब आप दोगे तो यू विल गेट अ गुड फीडबैक, ठीक है। टुडे आई हैव टेकन अ इंटरव्यू ऑफ अ गर्ल एंड I have given at least 20 minutes to give her a feedback. I've told her what has to be improved, where she is lacking, and what she should do it, ठीक है, to give a good interview. And she understood that, and I'm sure when she will give the second mock, that will be when जब मेल आ जाएगा तब मैं लूँगा। एंड आई विल ऑल्सो अगेन गिव अ गैप कि जब डेट है इंटरव्यू की उससे पहले 4-5 दिन पहले ही ले लूँ, ताकि क्या हो कि अगर उसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की चांस है तो वो फिर से फीडबैक लेके इम्प्रूव कर सकें। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम सिक्योरिटी रिलेटेड नोट्स इन दैट कोर्स। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दी telegram group, join, and then you can just contact the admin. Have a nice day. Thank you.